नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियाँ हम उपलब्ध करवाते हैं। आज का विषय है फिस्टुला, जो कि लैट्रिन के रास्ते, मलद्वार और स्किन के बीच में रास्ता होता है, उसके बारे में, उसके कारण, प्रकार और इलाज, सावधानियाँ, उनके कॉम्प्लिकेशंस और किस प्रकार के ऑपरेशंस होते हैं, उनके बारे में आज जानकारी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियाँ हम उपलब्ध करवाते हैं। आज का विषय है फिस्टुला, जो कि लैट्रिन के रास्ते, मलद्वार और स्किन के बीच में रास्ता होता है, उसके बारे में, उसके कारण, प्रकार और इलाज, सावधानियाँ, उनके कॉम्प्लिकेशंस और किस प्रकार के ऑपरेशंस होते हैं, उनके बारे में आज जानकारी दी। मैं डॉक्टर मनोहर दवा, प्रोफेसर सर्जरी, सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज एंड PVM हॉस्पिटल, बीकानेर। दोस्तों, फिस्टुला इन एनो, जिसको हम बोलते हैं, उसके बारे में आपको अगर कभी पीड़ित ना हुए हों तो अलग बात है, बाकी जानकारी तो होती ही है और कई सारे चैनल इसके बारे में अच्छी जानकारी देते हैं। मैं चाहूँगा कि आज हम इस बारे में संपूर्ण जानकारी लें और इलाज कब करवाना चाहिए, कैसा इलाज करवाना चाहिए और किससे करवाना चाहिए, उसके बारे में ज़्यादा फोकस रहेगा। तो फिस्टुला की परिभाषा को अगर समझें तो मलद्वार के चारों तरफ का जो एरिया है उसको हम पेरिनियम बोलते हैं। पेरिनियम में यदि किसी प्रकार का बाल टूटने से या कोई इन्फेक्शन हो जाती है और उसमें मवाद हो जाता है, जिसको सामान्य भाषा में हम फोड़ा भी बोलते हैं, बॉयल भी बोलते हैं, तो वो जो एब्सेस होता है, बॉयल होता है, पस होता है, वो अगर ट्रीटमेंट नहीं लेने की अवस्था में या हम लोकल ट्रीटमेंट ले लेते हैं कई बार, तो एक बार तो बहुत तेज़ दर्द होता है और ट्रीटमेंट वगैरह लेने से वो थोड़ा फूट जाता है, तो दर्द में आराम भी आ जाता है। हमें लगता है कि हम ठीक हो गए हैं, जबकि उसकी परिस्थिति कुछ और होती है। वो ठीक होना मतलब एक बार मवाद बाहर आ गई तो आपको आराम आ गया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। वो मवाद लैट्रिन के रास्ते में, मलद्वार में कहीं भी जाकर के अंदर भी खुल सकता है और बाहर स्किन पर भी निकल सकता है। तो ये मवाद रिलीज़ हो जाना, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मवाद रिलीज़ हो जाना मतलब एक बार टेम्परेरी रिलीफ मिला है आपको और आने वाले टाइम में ये फिस्टुला बन जाएगा। 2 से 3 हफ्ते या 6 महीने के अंदर ये फिस्टुला अपना रूप ले लेता है। तो फिस्टुला की परिभाषा आप समझें कि मलद्वार और स्किन, मलद्वार के चारों तरफ का जो एरिया है उसके अंदर, वहाँ से लेकर के मलद्वार तक एक रास्ता बन जाता है, टनल बन जाती है, उसको हम फिस्टुला बोलते हैं, जिसकी 2 ओपनिंग होती है, एक इंटरनल ओपनिंग, एक एक्सटर्नल ओपनिंग। इन इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच में जो रास्ता होता है, कई बार सिंगल होता है, कई बार डबल होता है, कई बार मल्टीपल होता है, बहुत सारे चैनल खुल जाते हैं। तो इसको इसी प्रकार से इसके टाइप होते हैं। कॉम्प्लेक्स फिस्टुला भी होता है, सिंपल फिस्टुला भी होता है, कई बार ये हाई और लो भी होता है। लो मतलब लैट्रिन के रास्ते में अंदर नीचे की तरफ खुलता है, और हाई मतलब पेट के अंदर क्रॉस करके और जो बड़ी आंत होती है उसमें जा कर के खुल जाता है। तो ये हाई फिस्टुला बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इनका ट्रीटमेंट बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। और लो फिस्टुला सिंपल भी होता है, कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। ऑल डिपेंड्स कि आपको किस प्रकार का फिस्टुला बन गया है। तो फिस्टुला के प्रकार के बारे में हम जान गए। इसके कारण आमतौर पर लॉन्ग सिटिंग करने वाले, ज़्यादा ड्राइविंग करने वाले या ज़्यादा स्टैंडिंग या लेबर क्लास जो गर्मी में पसीने में काम करते हैं, वो लोग इससे पीड़ित होते हैं। तो इसकी पीड़ा जो होती है वो सामान्यतया दर्द से ही शुरू होती है, फिर दर्द में अचानक आराम आ जाता है और एक मवाद निकलता है। मवाद जो होता है वो हमारे कपड़े ख़राब करता है, तब हमें पता चलता है कि मवाद कैसे आ रहा है। वो मवाद आने से आप लोकल ट्रीटमेंट ले लेते हैं, उससे ठीक हो जाता है, लेकिन ये फिर दोबारा अपना रूप धारण करता है और लगातार मवाद आता रहता है और वो कैविटी भर जाती है, फिर खाली हो जाती है और कपड़े ख़राब होते रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमें जान लेना चाहिए कि हमें कोई प्रॉब्लम है और नज़दीक के किसी भी एक्सपर्ट सर्जन से हम सलाह ले लें। आमतौर पे इसके कारणों में यही कारण होता है, बाल टूट जाना गर्मी की वजह से, और दूसरे जो कारण होते हैं उनमें अंडरलाइंग डिजीज़, यानी कि पहले से कोई रोग अवस्था होती है जिसमें आपकी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो, या आंतों की कई बीमारियाँ होती हैं जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रॉन्स डिजीज़, या इस प्रकार की कई भी दस्त वगैरह लगते हैं रेगुलर, तो उनके भी हो सकता है। IBS या इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, उनके भी होता है। और इसी प्रकार डायबिटिक पेशेंट्स जो होते हैं उनमें भी हो जाता है। इसके अलावा जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ जैसे एड्स, HIV वगैरह से पीड़ित होते हैं उनमें भी होता है। इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस में भी होता है। कई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेज़ होती है, उनमें भी फिस्टुला बनने की संभावना रहती है।
और फिस्टुला का ट्रीटमेंट यदि हम स्टार्टिंग में नहीं लेते हैं तो इसके क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, इसमें लेटरिन के रास्ते के अलावा पेशाब का रास्ता भी शामिल हो सकता है, कई सारे ओपनिंग्स बन जाती है और जो पेरिनियल एरिया है, जो मल द्वार के चारों तरफ का जो हिस्सा है वो पूरा को पूरा इसमें शामिल हो जाता है। और कई बार हमें इसको पूरे की स्किन जो होती है वो हटानी भी पड़ जाती है, क्योंकि ये पूरा स्किन जो होती है वो गल जाती है और ब्लैक हो जाती है, गैंग्रीन भी बन जाती है, जो कि स्क्रोटम यानी कि टेस्टिस जो होते हैं, वर्षण जो होते हैं, उन वहाँ तक भी पहुँच जाती है। तो पूरा एरिया ही हमें डिब्राइड करना पड़ता है, निकालना पड़ता है। उसके बाद में धीरे धीरे फिर घाव बढ़ता है। और कई बार हाई फिस्टुला जो होते हैं उनके अंदर हमें ठीक करने के लिए या ऐसी सिचुएशन भी बन जाती है कि हमें मल द्वार यानी कि लेटरिन का रास्ता साइड से निकालना पड़ता है, जिसको हम टेम्परेरी कोलोस्टोमी कहते हैं। उस कोलोस्टोमी को हमें 6 हफ्ते के लिए या 3 महीने के लिए भी हमें रखना पड़ता है, बाद में उसको क्लोज भी कर देते हैं। तब तक नीचे का जो घाव होता है वो ठीक हो जाता है। इसी प्रकार इसके जो डायग्नोस्टिक पार्ट में देखें तो जो फिस्टुला होता है उसका आमतौर पे जो सर्जन होते हैं वो उसको देख करके भी बता सकते हैं, एग्जामिनेशन कर सकते हैं फिंगर द्वारा, लेटरिन के रास्ते में जहाँ फिंगर डाल करके उसको देख लेते हैं कि इंटरनल ओपनिंग अगर पाल्पेबल है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसकी MRI या फिस्टुलोग्राम या सोनोग्राफी पेरिनियम रीजन की करवा के भी देख सकते हैं। बाकी एग्जैक्ट डायग्नोसिस इसका ऑपरेशन के दौरान ही होता है। हम जब इसका ऑपरेशन करते हैं तो उसमें एक मिथाइलिन ब्लू डाई डालते हैं। उस डाई से जब हम डाई डालते हैं तो वो जितने भी रास्ते होते हैं, इसके जितने भी चैनल होंगे उन सब के अंदर ब्लू कलर आ जाता है। जब हम चीरा लगाते हैं तो हमें जो ब्लू कलर होता है वो आइडेंटिफाई करना होता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं और उसको काट देते हैं। तो जो ऑपरेशन भी करवाते हैं, अगर हम एक्सपर्ट हैंड में ऑपरेशन नहीं करवा रहे तो उसके भी कई कॉम्प्लिकेशंस हैं। उनमें कॉम्प्लिकेशंस ये होता है कि मल द्वार का जो कंट्रोल करने वाला हिस्सा होता है, जिसको हम स्फिंक्टर बोलते हैं, वो भी कई बार कट जाता है। तो एक्सपर्ट सर्जन जो ऑन टेबल जब हम ऑपरेशन कर रहे होते हैं तो उस समय ही देख लेते हैं कि ये स्फिंक्टर आ गया है, तो वहाँ हम रोक देते हैं। अगर कोई स्फिंक्टर भी चला जाता है तो फिर हम मल द्वार पे कंट्रोल नहीं कर पाते और लेटरिन कपड़ों में ही निकलने लग जाती है। उसके भी उपाय होता है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं बाद में। उसको मल द्वार का जो रास्ता होता है उसको डाइवर्ट करना पड़ता है, टेम्परेरी कोलोस्टोमी बनानी पड़ जाती है। इसके अलावा कई कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जब पेशाब का रास्ता आइडेंटिफाई नहीं होता और फिस्टुला वहाँ तक गया हुआ है तो पेशाब का रास्ता भी खुल जाता है, फिर पेशाब को भी डाइवर्ट करना पड़ता है। इसके अलावा कई बार हाई फिस्टुला होते हैं तो उनमें आंत अंदर तक इन्फेक्ट होती है, तो उसमें भी डाइवर्जन कोलोस्टोमी करके काम चलाना पड़ता है हमें एक बार। तो इसके अलावा जो फिस्टुला के कई प्रकार के ऑपरेशंस होते हैं वो अगर छोटा फिस्टुला है तो हमें लेज़र से भी कर सकते हैं, बड़ा फिस्टुला है तो सेटोन टाई भी बांध सकते हैं। ट्रांसस्फिंक्ट्रिक टाइप का जो फिस्टुला होता है उसमें हमें सेटोन टाई बांधना होता है। उसमें हम जैसे जूते का फीता बांधते हैं उस प्रकार का एक धागा निकाल करके हम जूते के फीते की तरह बांध देते हैं, जिसको हम धीरे धीरे एक एक हफ्ते से उसको हम टाइट करते रहते हैं वापस खोल के। तो ये प्रक्रिया बहुत लंबी चलती है और इसके अंदर धैर्य रखना पड़ता है। तो जो फिस्टुला के कई तरह के ऑपरेशन होते हैं उनमें से ये एक है। बाकी क्लासिकल ऑपरेशन जो होते हैं वो हाथ द्वारा होते हैं, जिनके अंदर चीराफाड़ी करते हैं, जिसको हम फिस्टुलेक्टोमी बोलते हैं या फिस्टुलोटोमी बोलते हैं। और जो एडवांस प्रोसीजर के अंदर लेज़र होते हैं, लेज़र के अलावा और एडवांस में जाएंगे तो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन वाफ्ट थेरेपी होती है। उसमें एक वीडियो कैमरा डाल करके फिस्टुला में से उसको ट्रैक्ट को क्लीन कर लेते हैं और अंदर और बाहर की जो ओपनिंग बनी हुई थी उनको हम क्लोज कर देते हैं। तो इसको वाफ्ट VAFT यानी कि वीडियो असिस्टेड फिस्टुला ट्रीटमेंट बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो ये जो हम समझे कि भी इन प्रकार की इलाज संभव हैं इनके अंदर। लेकिन कभी भी आप अगर पेशेंट हैं तो पेशेंट के तौर पे जब डॉक्टर को दिखाने जाएं, सर्जन को दिखाने जाएं, तो अपनी चॉइस न रखें, डॉक्टर से अपनी चॉइस लें कि अगर डॉक्टर क्या समझ पा रहा है आपकी मरीज़ की जो समस्या है और उसके अंदर कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको हमें ऑप्ट करना चाहिए। न कि डॉक्टर के ऊपर ये दबाव डालें कि हमें ये लेज़र करवाना है या वाफ्ट कराना है या क्लासिकल करवाना है। तो डॉक्टर को इंडिपेंडेंट रखें ताकि डॉक्टर आपके लिए बेटर डिसाइड कर सके। तो कभी भी जाकर के आप डॉक्टर को सलाह नहीं दें, डॉक्टर से सलाह लें। और इसके जो रोकने के जो उपाय होते हैं फिस्टुला के, इन रोकने के उपाय में ये है कि आप 2 घंटे से ज़्यादा कंटिन्यूस सिटिंग न दें। आप कभी भी अगर ऑलरेडी किसी डायबिटिक, हाइपरटेंशन, कार्डियक पेशेंट है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट हैं या ऐसी कोई बीमारियों से पीड़ित हैं, एसटीडीज़ वगैरह, तो आप कोशिश ये करें कि जो आपका पेरिनियल एरिया है, यानी कि जो मल द्वार के चारों तरफ का एरिया है, इसको क्लीन रखें। अगर आप बहुत ज़्यादा बाल आपके शरीर में हैं तो उन बालों को आप शेव करके रखें। अगर आप ऐसी स्थिति में रहते हैं तो ढीले कपड़े पहने। ढीले कपड़े पहनने से आपको वेंटिलेशन मेंटेन रहेगा। आप टाइट कपड़े पहनेंगे तो आपका सर्कुलेशन भी इम्प्रूव नहीं होगा वेस्ट एरिया का, और गर्मी की वजह से बाल टूटना और फिर इन्फेक्शन होना ये संभव रहता है।
तो कोशिश ये करें कि ज़्यादा देर सिटिंग ना करें और जो पेरिनियल एरिया है इसको क्लीन रखें। क्लीन और ड्राई रखेंगे और सूती कपड़े पहने, उससे आपका ये एरिया ठीक रहेगा और आप ऐसी कोई संभावित समस्याओं से ग्रसित नहीं हो पाएंगे। तो मेरा ख्याल है आपको ये जानकारी उचित लगी होगी और आपको सब चीज़ें समझ भी आई होंगी। अब नेक्स्ट टाइम आपको अगर फिस्टुला या इससे संबंधित कोई भी जानकारी मिलती है तो आप अच्छे सर्जन को दिखाएं। एक्सपर्ट सर्जन अगर है, उसकी कम से कम एमएस की डिग्री हो, एमएस जनरल सर्जरी, तो आप उससे सलाह ले सकते हैं। और उस फिस्टुला का जो ट्रीटमेंट और हाई फिस्टुला, लो फिस्टुला के जो ट्रीटमेंट होते हैं वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, तो एक्सपर्ट सर्जन ही इसमें आपको सलाह दे सकता है और ऑपरेशन कर सकता है। तो जब भी आप किसी सर्जन से सलाह लें तो इस बारे में खुल करके बात करें और अपने ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में भी खुल के डिस्कशन करें। तो मैं आपको अंत में धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार सुनने के लिए। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ये जानकारी अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, वीडियो शेयर करिए, और हमारा जो चैनल है उसको भी आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।